Hello students, Namaste to all of you. Today we are going to read a poem, A Tiger in the Zoo. This poem is having a great message for all of us. What was that message? We will see in the end of the poem. Here, in this poem, the poet is trying to emphasize that the wildlife has to be given their freedom. They should not be put inside the bar because they are made for their natural surroundings from where they had come. So when we are putting them inside the bar, we are just trying to confine them. We are just trying to confine their strength, which is not good at all. So let's see the poem. So this poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. तो ये पोएम कंट्रास्ट करती है, दो डिफरेंट सिचुएशंस बताती है जो कि अपने आप में ऑपोजिट है, जिसमें एक सिचुएशन में टाइगर जू में है और दूसरी सिचुएशन में अपने नेचुरल हैबिटेट में है जहां उसे होना चाहिए. सो द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू. Read the poem silently once and say which stanza speaks about the tiger in the zoo and which one speak about the tiger in the jungle. तो ये एक्टिविटी तो मैं आपके ऊपर छोड़ने वाला हूँ. पोएम कंप्लीट करने के बाद में आप अपने आप से पता लगा सकते हो कि कौन से स्टैंजा में टाइगर को जू में दिखाया गया है और कौन से स्टैंजा में उसको जंगल में दिखाया गया. तो आज के हमारे इस ऑनलाइन लेक्चर में हमने क्या डिस्कस करना है. पहली चीज़, पोएम में क्या मैसेज कन्वे किया गया है. दूसरी चीज़, इसमें कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं. और तीसरा, इसमें क्या राइमिंग स्कीम यूज़ हुई है. सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पोएम में पोएट कहना क्या चाह रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे लेस्ली नॉरिस, वो हम देखते हैं. सो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप. अब देखिए बेटा, इसमें इस पोएम में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पोएट हैं वो यहाँ पे ही वर्ड यूज़ कर रहे हैं. किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? टाइगर के लिए यूज़ कर रहे हैं. वैसे हम अक्सर देखते हैं कि टाइगर के लिए हम इट वर्ड यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे ही वर्ड यूज़ किया गया. तो हम ये कह सकते हैं, वैसे तो देखो पर्सोनिफिकेशन हम इसे कह भी सकते हैं, बट एग्जैक्टली हम इसे पर्सोनिफिकेशन डिस्क्राइब नहीं करेंगे. कई बुक्स में लिखा हुआ है दैट कि ही वर्ड यूज़ हुआ है तो इट शुड बी पर्सोनिफिकेशन. बट 9th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें जो मंकी है उसको डिस्क्राइब किया गया था ही के साथ. टोटो से रिलेटेड चैप्टर था एक. सो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, कई बार ही यूज़ हो जाता है. सो हम कह सकते हैं ये पर्सोनिफिकेशन है. बट पर्सोनिफिकेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जब हम किसी नॉन लिविंग चीज़ को जब हम पर्सोनिफाई करते हैं, जैसे नेचर को पर्सोनिफाई कर दिया, जैसे सन को पर्सोनिफाई कर दिया. अगर आप में से किसी ने राइम ऑफ एन एंशिएंट मैरिनर पोएम पढ़ी हो, ये एस.टी. कॉलरिज ने लिखी है, तो उन्होंने सन के लिए वर्ड यूज़ किया, आउट ऑफ द सी केम ही. तो ही सन के लिए यूज़ किया कि सी, क्योंकि वो बॉयज़ के लिए निकले होते हैं, सारे के सारे सेलर्स उसमें होते हैं. तो आउट ऑफ द सी केम ही मैरिनर्स होते हैं, तो वो राइज करता है, सन के लिए ही लिखा. तो यहाँ पे कई जगहों पे मैंने देखा है, कई बुक्स में लिखा हुआ है कि ही जो है वो पर्सोनिफिकेशन है. बट इसको हम एग्जैक्टली बेटा पर्सोनिफिकेशन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कई बुक्स में एनिमल्स के लिए ही यूज़ कर लेते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि टोटो से रिलेटेड एक 9th क्लास में आपने स्टोरी रीड की थी, तो उसमें भी उसके लिए ही वर्ड यूज़ किया था. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है. आप यहाँ पे इसको पर्सोनिफिकेशन ना करना, लिखना. बुक में अगर लिखा भी है तो डोंट गो फॉर दैट, क्योंकि यहाँ नॉन लिविंग थिंग को कभी यहाँ पर्सोनिफाई नहीं किया है. तो इस नहीं किया गया इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे. चाहे कई बुक्स में ऐसा लिखा गया है तो फिर भी आप इसको कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि ये हमारी उस बात को फुलफ़िल नहीं करता कि नॉन लिविंग थिंग को जब हम पर्सोनिफाई करते हैं तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. देन ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. स्टॉक्स का मतलब होता है प्राउडली वॉक करना.
जैसे टाइगर जंगल में वॉक करता है वैसे ही। तो भाई टाइगर तो भाई टाइगर है, ये मैटर नहीं करता वो कहाँ पे है, जंगल में है, जहाँ मर्जी है, तो प्राउडली वो अभी भी वॉक कर रहा है। ठीक है। सो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अपने कुछ केज के फ्यू स्टेप्स में वो वॉक कर रहा है। अब जगह थोड़ी सी है तो उसी में वॉक करेगा वो, है ना। अब देखिए फर्स्ट लाइन में क्या लिखा, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप। विविड स्ट्राइप में आई साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। क्योंकि इसमें आई साउंड रिपीट हो रहा है तो इट मीन्स यहाँ पे एसोनेंट्स यूज हुआ है, रेपिटिशन ऑफ वाउल साउंड। तो जब तो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है तो हम कह देते हैं एलिट्रेशन, बट यहाँ पे वाउल साउंड रिपीट हो रहा है तो हम कह देंगे एसोनेंट्स। सो स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप, हिज विविड स्ट्राइप्स। ठीक है। सो यहाँ पे हिज विविड स्ट्राइप में आई वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है, सो इसको हम एसोनेंट्स कहेंगे। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कहाँ से, फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज। अब देखिए ये लाइन जो है हमारी फर्स्ट वाली लाइन जो है यहाँ पे दी हुई है, वहाँ पे स्ट्राइप्स के बाद में कॉन्टिन्यूएशन में लाइन चल रही है, तो इट मीन्स कि सेंटेंस कॉन्टिन्यूएशन में है, तो यहाँ एंजैम्बमेंट यूज़ हुई है, एंजैम्बमेंट का यूज़ पोएट ने किया है। सो फर्स्ट वन इज़, तो पर्सोनिफिकेशन तो हम इसको नहीं कहेंगे, हम जैसे मैंने आपको बताया तो वो कई बुक्स में लिखा है बट आप उसको कंसीडर नहीं करोगे। एसोनेंस कह सकते हैं, एंजैम्बमेंट यूज़ हुआ है। एक लिटरेरी डिवाइसेस में और भी यूज़ हुई है। अगर आप देखो यहाँ पे स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप, तो एस साउंड जो है वो यूज़ हो रही है, सेम ही लाइन में एस साउंड रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे इसको कॉन्सोनेंट्स कहा जा सकता है। बट ये आप इसको ज़्यादा ना कंसीडर करें, बेटर यू शुड गो फॉर दी एसोनेंट्स ओनली और एंजैम्बमेंट, ये दो चीज़ों को याद रखें पहली दो लाइनों में। सो द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपनी केज के कुछ स्टेप में वो जो स्टॉक करता है, मतलब मूव करता है, प्राउडली मूव करता है। ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट। अब देखिए बेटा यहाँ पे टाइगर के जो पैड्स हैं उसको वेलवेट क्वाइट, वेलवेट के साथ कंपेयर किया है, बट पोएट ने यहाँ एज या लाइक वर्ड नहीं यूज़ किया। जब तो हम कंपैरिजन करते हैं बाय यूजिंग द वर्ड लाइक और एज, अगर तो आप लाइक और एज यूज़ करके कंपैरिजन कर रहे हो तो हम कह देंगे भाई ये सिमिली है। बट अगर लाइक और एज वर्ड नहीं यूज़ हो रहा तो इट मीन्स सीधा ही उसकी कंपैरिजन हो गई है बिना लाइक और एज के, तो इट मीन्स इट इज़ मेटाफर। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे हम कई बार कह देते हैं दैट वल्लभ भाई पटेल इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज आयरन, ही इज़ एन आयरन विल्ड पर्सन। तो अब हम उनको आयरन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, या ये कह देते हैं वल्लभ भाई पटेल इज़ द आयरन मैन ऑफ इंडिया। अब हमने जब उनको आयरन मैन का टाइटल दे दिया, ये मेटाफर हो गया। तो जब हम किसी को टाइटल देते हैं कोई चीज़ का तो वो मेटाफर हो जाता है। यहाँ पे उसके जो पैड्स हैं उसको वेलवेट क्वाइट कह दिया, तो इट मीन्स यहाँ पे ये मेटाफर हो गया। इन हिज क्वाइट रेज। अब देखिए बेटा क्वाइट वर्ड रिपीट हो रहे हैं दोनों में, तो ये तो हमारा हो गया रेपिटिशन, है ना। क्वाइट रिपीट हो रहा है। एक चीज़ और भी है, अभी सुनो ध्यान से। इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट रेज में एक चीज़ और जो हमारे सामने आई है, रेज भी और क्वाइट भी। ये कैसे हो गया? क्वाइट और रेज मीन्स शांत गुस्सा। सो कहने का मतलब दो पैराडॉक्सिकल चीज़ें कह रहा है। जैसे एक लाइन है, आपने शायद अगर राइम ऑफ एन एंशिएंट मैरिनर पढ़ी हो तो उसमें पोएट कहते हैं वाटर वाटर एवरीवेयर बट देयर इज़ नो ड्रॉप टू ड्रिंक। या कह दे एक और भी कई जगहों पे कोल्ड फायर। ऐसे वर्ड जैसे एब्सोल्युटली इम्परफेक्ट, परफेक्टली इम्परफेक्ट, तो दो कंट्रास्ट बेस्ड चीज़ें हो रही, तो यहाँ पे इसको कहेंगे हम ऑक्सीमोरॉन। क्या कहेंगे इसको? ऑक्सीमोरॉन। सो अब इसकी हम राइमिंग स्कीम भी देख लेते हैं। देखिए पहले में स्ट्राइप्स, क्योंकि स्ट्राइप्स यूज़ हुआ है पहले में, तो हम इसका जो लास्ट वाली साउंड होती है वो देखते हैं। तो उसमें हम अपनी तरफ से ए एज्यूम कर लेते हैं।
देन केज, पहले वाली साउंड के साथ तो नहीं मिल रहा, हमने इसको बी रख दिया। देन क्वाइट, क्वाइट जो है ये भी नहीं मिल रहा, इसको हमने सी कर लिया। अब राइमिंग वर्ड जो है वो केज और रेज है, अगर ये दो राइमिंग वर्ड ना होते तो इसकी राइमिंग स्कीम नहीं बननी थी। अब क्योंकि केज है, केज और रेज के जो वर्ड्स हैं वो राइमिंग वर्ड्स हैं, तो हम इसको बी कर देते। तो पहले स्टेंजा की हमारी जो राइमिंग स्कीम है वो बन गई हमारी ए बी सी पी, ये इसकी राइमिंग स्कीम बन गई। नाउ लेट्स सी द सेकंड स्टेंजा। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग का मतलब होता है हाइडिंग टू अट्रैक्ट समथिंग, किसी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए छुपना। अब ये टाइगर क्यों छुपा हुआ है? छुपना चाहिए उसको, क्यों छुपा है? क्योंकि उसने अपने शिकार को पकड़ना है। अब ये कह रहे हैं कि पहले स्टेंजा में देखो ये कैसे टाइगर जो है वो केज में बंद है, वो कहता है कि उसको तो लर्किंग इन शेडो में होना चाहिए था, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास में स्लाइड करना चाहिए था, नियर द वाटर होल, एक वाटर होल के पास जहाँ पे एक प्लम्प डियर जो है वो पास करता और वो अपना शिकार जो कि उसका काम है, तो जो चीज़ वो उसे अपने नेचुरल हैबिटेट में करनी चाहिए थी, इसको तो यहाँ होना चाहिए था, ये यहाँ पे हमें पोएट बताना चाहते हैं। सो पहले स्टेंजा में उसको केज में दिखाया, सेकंड स्टेंजा में ये कहा कि शुड, देखो यहाँ पे शुड वर्ड जो है वो बात काफ़ी ज़्यादा डिस्क्राइब की कि उसे कहाँ होना चाहिए, तो ये यहाँ पे वो बताना चाहते हैं। तो लर्किंग का मतलब जैसे मैंने आपको कहा हाइडिंग टू अट्रैक्ट, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास के थ्रू स्लाइड करता है सो दैट कि अपने प्रे को, अपने शिकार को पकड़ सके। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से प्लम्प होता मोटा कट्टा ताज़ा डियर जो है वो पास कर रहा हूँ। अब देखिए इसकी राइमिंग स्कीम देखें जरा, तो इसमें बेटा शेडो, ग्रास, होल, अब पास और ग्रास मिलता है भी, तो इसकी राइमिंग स्कीम भी हमारी बन गई ए बी सी बी। पहले की भी ए बी सी बी थी, दूसरे की भी ए बी सी बी राइमिंग स्कीम बन गई। अब यहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है? ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल, नियर द वाटर होल, ग्रास के बाद में नियर द वाटर होल, कॉन्टिन्यूएशन में लाइन इंजैम्पमेंट, वेयर प्लम्प डियर पास, ये भी कॉन्टिन्यूएशन में इंजैम्पमेंट। तो ये तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि पोएट ने यहाँ इंजैम्पमेंट यूज़ की है। तो फर्स्ट स्टेंजा में पोएट ने एसोनेंट्स यूज़ किया, कॉन्सोनेंट्स यूज़ किया, देन मेटाफर, देन उसके बाद में ऑक्सीमोरॉन। ओके, सेकंड स्टेंजा में एंजैम्पमेंट, फर्स्ट में एंजैम्पमेंट भी यूज़ किया, यस, सेकंड में सिर्फ एंजैम्पमेंट है, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। देखो बेटा एक लिटरेरी डिवाइस और भी होती है, इसको कह देते इमेजरी। मीन्स कि जब आप कोई लाइन पढ़ते हो, रीड करते हो, तो आपकी आंखों में के सामने, मतलब माइंड की जो आंखें आपकी हैं वहाँ एक इमेज बनती है। वर्ड से पोएट्स जो हैं वो इमेज क्रिएट करते हैं, तो उसको कह देते इमेजरी। तो इन दोनों ही स्टेंजास को वाइल वी आर रीडिंग, तो यहाँ एक इमेज बन रही है, तो इमेजरी तो हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इमेजरी भी यहाँ यूज़ हुई है एंजॉयमेंट के साथ साथ। ठीक है, नाउ लेट्स सी द थर्ड वन। ही शुड बी स्नलिंग अराउंड हाउसेज। अब स्नलिंग क्या होता है? स्नलिंग का मतलब होता है ग्रॉल करना विद बार्ड टीथ, डराना किसी को, जैसे टाइगर्स डराते हैं। अराउंड हाउसेज, कौन से हाउसेज के अराउंड? एट द जंगल्स एज, जंगल के एंड में जो घर हैं, किनारे बिल्कुल ही एंड पे जो घर हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, उन घरों के पार वो लोगों को डराता है। बारिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने वाइट फैंग्स से डराता है। फैंग्स क्या होता है? दांत, नुकीले दांत, टीथ जो टाइगर के होते हैं जिससे शिकार को नहीं खाता है वो। हिज क्लॉज, उसके क्लॉज। टेरराइजिंग द विलेज, विलेज के लोगों को टेरराइज कर रहे हैं। अब यहाँ पे विलेज क्या है? विलेज का मतलब विलेजर्स, यहाँ विलेज का मतलब विलेजर से है, तो पीपल ऑफ द विलेज, उनको टेरराइज कर रहा है, डरा रहा है उन्हें। तो ही शुड बी स्नलिंग अराउंड हाउसेज, यहाँ भी देखो शुड यूज़ किया है। तो ये तो पोएट कहना चाहते हैं कि ये चीज़ टाइगर की जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो टाइगर करने के लिए बना है, वो ये चीज़ें करने के लिए बना है।
किसी केज में घूमने के लिए नहीं बना, केज के अंदर स्टॉक करने के लिए नहीं बना जो ह्यूमन बींग्स ने कर दिया है. सो ही शुड बी स्नलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बारिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज. विलेज के लोगों को टेरराइज करता है. ये तो उसका ट्रेड है भाई, ये चीज़ें वो करता है, डराता है, शिकार करता है अपना. अब इसमें भी हम देखते हैं कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है, पहले ये देखेंगे. ही शुड बी स्नलिंग अराउंड हाउस एट द जंगल एज. अब यहाँ एंजैममेंट यूज़ हुआ है क्योंकि ये लाइन कंटिन्यूएशन में है. ये पूरा अपने आप में एक सेंटेंस है जो कि नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू हो रहा है. बारिंग हिज वाइट फैंग हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज. अब ये तो चलो यहाँ पे कॉमा आ गया तो सेंटेंस हम कह सकते हैं कि यहाँ एंजॉयमेंट नहीं है, बट द फर्स्ट एंड सेकंड वन इज हैविंग द एंजॉयमेंट. सो बारिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज. अब यहाँ पे विलेजर्स को वो टेरराइज कर रहा है. अब यहाँ इमेजरी बन चुकी है, एंजॉयमेंट का यूज़ हुआ है, इमेजरी का यूज़ हुआ है. और पोएम में यहाँ पे पोएट ने ये थोड़ा सा टाइगर के ट्रेट के बारे में बताया जो टाइगर करने के लिए एक्चुअली बने हैं. अब हम इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं. तो देखिए बेटा, यहाँ हाउस ए, एज बी, क्लॉज सी, विलेज एच बी, ए बी सी बी. तो आप कहोगे सर सभी की राइमिंग स्कीम एक ही बन रही है. हाँ, ज़रूरी नहीं है भाई हर जगह राइमिंग स्कीम चेंज हो. कई बार पोएट्स जो हैं एक सी ही राइमिंग स्कीम सारे स्टैंजाज में बनाते हैं और एक्चुअल में वही एक हम अच्छी पोएम कंसीडर करते हैं जिसमें सारे स्टैंजाज में सेम राइमिंग स्कीम बन रही हो. तो अगर पूछा जाए व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, वी कैन से ए बी सी बी यूज़ हुई है. अब देखते हैं नेक्स्ट वाला. बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल. वो कहाँ पे लॉक है? कंक्रीट सेल में लॉक है. होना कहाँ चाहिए, है कहाँ पे? ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स. स्ट्रेंथ जो है बार के बिहाइंड है. अब देखो बेटा, बिहाइंड बार्स कुछ है इसमें कॉमन? क्या कॉमन है? बिहाइंड बार में कौन सी चीज़ कॉमन है? बा साउंड कॉमन है. बा वाउल साउंड है या कॉन्सोनेंट है? कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट साउंड है. सो क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है? एलिट्रेशन. यस. बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल. अब कोई बच्चा कहेगा सर कंक्रीट सेल में भी सी साउंड रिपीट हो रही है, यहाँ भी एलिट्रेशन है. नहीं, यहाँ एलिट्रेशन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ देखो कंक्रीट में का की साउंड आ रही है, सेल में सा की साउंड आ रही है. इंग्लिश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दैट इट इज़ नॉट अ फोनेटिक लैंग्वेज. फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है. तो इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं कई बार साउंड्स अलग होती हैं, चेंज हो जाती हैं, है ना. तो यहाँ कंक्रीट और सेल को हम एलिट्रेशन नहीं कह सकते, बट बिहाइंड एंड बार में बा और बा साउंड रिपीट हो रहा है, इसे एलिट्रेशन कह सकते हैं. सो बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स. तो केज की लेंथ को स्टॉक करके विजिटर्स को इग्नोर कर. क्यों कर रहा है विजिटर्स को इग्नोर? क्योंकि उसको एक तरह से वो खफा है ह्यूमन बीइंग से, क्योंकि उन्होंने उसको एक केज में बंद कर दिया है जो कि उसे ठीक नहीं लग रहा, इसलिए वो नहीं अच्छा उसे लग रहा. और दूसरी बात, उसे पता भी उसकी हेल्प तो करेंगे नहीं, और वो अपनी स्ट्रेंथ भी इनको दिखा नहीं सकता, तो इसलिए इग्नोर कर रहे हैं. सो बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है. अब एक तरह जैसे ह्यूमन बीइंग्स करते हैं ना बेटा इग्नोर, वैसे इग्नोर कर रहा है ये. जैसे किसी बात से नाराज़ है वो बहुत, तो वो कौन सी बात है हमें पता चल गया, हमने स्ट्रेंजा पढ़ा ऊपर, है ना, क्योंकि उसको उसकी नेचुरल जगह से हटा दिया गया, एक केज में बंद कर दिया गया, है ना. अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका भी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं ना. इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? सेल, बार्स, केज, विजिटर्स, बार्स, विजिटर्स. तो ए बी सी बी, इसकी भी राइमिंग स्कीम जो है वो क्या बन जाती है? ए बी सी बी ही बन जाती है.
तो नेक्स्ट वाला देखते हैं अभी हम। इसमें इंजैम्पमेंट है यूज़ हुई है, बाकी इसके अलावा इमेजरी को कंसीडर कर सकते हैं और कोई लिटरेरी डिवाइस इसमें नहीं है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। रात को इसको लास्ट आवाज़ जो सुनाई देती है द पेट्रोलिंग कार। किनकी? पेट्रोलिंग कार की जो आवाज़ है। अब पेट्रोलिंग के लिए कौन निकलते हैं? जो पुलिस होती है ना, वो चेक करने के लिए बस सब कुछ ठीक है। सो पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ उसे सुनाई देती है। एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज। और स्टार्स ब्रिलियंट आइज से नज़र आते हैं, अपनी ब्रिलियंट आइज से वो स्टार्स को देख रहा है। ब्रिलियंट यूज़ किया उसकी आइज के लिए एडजेक्टिव। एट द ब्रिलियंट स्टार्स। स्टार्स के लिए भी ब्रिलियंट यूज़ किया है, रेपिटिशन हो गया है ना, ब्रिलियंट। और इस रेपिटिशन ने देखो कितना ब्यूटीफाई कर दिया, कितना ग्रेट मैसेज यहाँ पे कन्वे कर दिया। ब्रिलियंट आइज मतलब उसकी आँखों को उतना ही ब्रिलियंट कहा गया जितना स्टार को, मतलब वो भी अपने आप में, उसकी आँखें भी स्टार से कम नहीं है, तारों से कम नहीं है। अब वो तारे जो हैं वो आज़ाद हैं, पैराडॉक्स भी यहाँ पे यूज़ हुआ है। ये जो स्टार्स हैं ये आउटसाइड द केज हैं, इनको फ्रीडम इनकी मिली हुई है। बट जो हमारा ये स्टार है बेचारा, इसकी जो ब्रिलियंट आइज़ हैं ये एक इनसाइड द केज में फंसा हुआ है। सो इसीलिए यहाँ पे पोइट ने एक मैसेज भी दिया है कि टाइगर्स आर नॉट मेड टू पुट इनसाइड द केज, केज में रखने के लिए नहीं है। सो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। अपनी ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्टार्स की ओर देखता है। अब हम इसकी भी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। ए बी सी बी। तो इसकी भी राइमिंग स्कीम हमारी क्या बनी? ए बी सी बी। तो ओवरऑल राइमिंग स्कीम इसकी ए बी सी बी ही है। सो बेटा दिस इज़ द पोएम। आई थिंक आपको समझ आ गई है अच्छे से। सो थैंक यू वेरी मच।